वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी सिंह। आप सभी देख रहे हैं नेटवर्क 10 का खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर। उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ ही महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सुबह बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई तो अब शिंदे गुट के बागियों का भी इंतजार हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से बदलाव हुआ है। जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसे राज तिलक में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि शिंदे गुट की अगला कदम क्या होगा। वो किसी दल में विलय करता है या शिवसेना में रहते हुए ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा में शामिल होंगे मेहमान। तो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं तीनों मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ शेखर कपूर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। आशुतोष शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। पीयूष जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। दो अलग अलग धड़े जब मिले हैं तो कितना आगे चलेंगे ये? देखिए, इन्होंने पूरी कवायद करी है तो निश्चित रूप से 2.5 साल तो चलना ही चाहिए इन्हें, क्योंकि पूरी कोशिश करके सरकार गिराई है और दोनों की मिली भगत है। उसमें बीजेपी भी है और जो है कि जो रेबल शिवसैनिक है एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में, तो सारी कवायद ही इसीलिए थी कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। और इसीलिए जो दुहाई दी गई थी कि जो एक हिंदुत्व की दुहाई दी गई थी, उसके तहत, हालांकि 2014 में यही एकनाथ शिंदे ने जो है बहुत जोरदार तरीके से कहा था बीजेपी के साथ नहीं जाने की वकालत करी थी। और लेकिन आज जो है कि उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया, बिल्कुल उलट रास्ता अपना लिया है, क्योंकि सवाल वही सत्ता का है और उनको खुद जो है सत्ता में आने और जो है कि मुख्यमंत्री बनने का था। तो निश्चित रूप से ये अलायंस चलेगा, क्योंकि देखिए एक तो आइडियोलॉजिकली करीब है, क्योंकि ये भी एकनाथ शिंदे का कहना था कि जो है कि उद्धव ठाकरे जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे, जिसका जो हमें पसंद नहीं था, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो एकदम अलग है। तो लेकिन सरकार जिस समय बन रही थी उस समय जो है एकनाथ शिंदे साथ में ही थे उद्धव ठाकरे के, और वो उन्होंने, और ये जितने भी विधायक थे उनकी सहमत के साथ ही जो है उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी। तो इसलिए अब ये कहना कि वो जो है कि आइडियोलॉजिकली हम डिफरेंट है, तो उस समय वो कहाँ गए? 2.5 साल तो मलाई खाई जो है एकनाथ शिंदे ने, और अब जो है कि वो चाहते हैं कि जो है और ज्यादा मलाई खाई जाए, क्योंकि देखिए बीएमसी का चुनाव भी है और बीएमसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है। वहां के ठेके जो होते हैं उससे बहुत कमाई होती है। तो निश्चित रूप से ये एक कमाई का भी एक जो है कि वो कहीं ना बिल्कुल, कहीं इसीलिए जब तालमेल कहीं बिठा कहीं रहे जो हैं है। तो मनपा का चुनाव भी देखा जा रहा है। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं। शेखर कपूर साहब, नई सरकार की तैयारी हो रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर इस वक्त जो है सत्ता की जो सेज है वो तैयार होने की तरफ बढ़ रही है और लगातार जो है अब जो है कि नए रूप से जो है राजनीतिक रूप से जो करवटें बदली हैं, और उसके तहत हम ये मानकर हमको चलना चाहिए कि जो पिछले एक सप्ताह से जो कटुता, विद्वेष और आपसी मारामारी और जो संग्राम और जो नेगेटिव विचारधाराएं हमको दिखाई पड़ रही थी और सुनाई पड़ रही थी, उनका अब सुखद समापन हो जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कल रात तक हो गया है, और जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को रात में सौंपा है, चलिए सुखद समापन। हाँ, ठीक है। नए परिवेश में महाराष्ट्र को देखना चाहिए और हमको ये मानकर चलना चाहिए कि एक मजबूत सरकार जो है राज्य के अंदर कायम होनी चाहिए। मजबूत सरकार के लिए आवश्यक है कि जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो नया गुट जो भाजपा के साथ में शामिल हो रहा है, उसके उन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन हो, जनता की समस्याओं का निराकरण हो, और जो पिछले अब आने वाले 2.5 साल के अंदर उनको जो है अपनी क्षमता का, अपने प्रदर्शन का, अपनी एकता का और महाराष्ट्र के विकास की दिशा के अंदर जो है उनको अपने हर विषय को उनको ध्यान में रखना होगा। तो कुल मिलाकर जो है एक नए परिवेश में नई सरकार आ रही है और हमको ये मानकर चलना चाहिए कि जो है एक महाराष्ट्र मजबूत होगा और महाराष्ट्र की समस्याओं का समापन भी होगा। जी रजनी जी।
बिल्कुल। और 25 साल का देखिए ना किस तरीके से बीजेपी का साथ रहा शिवसेना के साथ, उसके बाद सत्ता की मलाई खाने के लिए या फिर सिंहासन पर बैठने के लिए उद्धव ने वो साथ छोड़ दिया और 31 महीने से ज्यादा नहीं उनका चल पाया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है। सर, बहुत देर से आप सुन रहे थे। आशुतोष शर्मा जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि सबसे पहले तो हर कोई यही जानना चाह रहा है कि तालमेल कैसा रहेगा। 2.5 साल चली, अब 2.5 साल और तालमेल। महाविकास अघाड़ी दल किस तरीके से देखते हैं आप ये तालमेल आगे कायम रह सकता है कि नहीं? देखिए, तालमेल सब सत्ता जो है, जो भी तालमेल है, जो भी समीकरण बन रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है। शिंदे जी ने जैसा बताया कि अभी तक 31 महीने तक दूसरे उनके उद्धव सरकार के साथ मलाई खाई है और अब मलाई खाने के लिए उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय किया है। अब ये समन्वय जो सीटों का वितरण है वो किस तरह से होते हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको क्या पद देती है, जिससे कि जिस उद्देश्य से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब शिंदे जी के आने के बाद से समीकरण बदल गया है, उनकी मेजॉरिटी हो गई है। उद्धव ठाकरे कल ही अपना इस्तीफा दे करके चले गए हैं और पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ना केवल मुख्यमंत्री पद से, पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये उन्होंने पथ क्लियर कर दिया बीजेपी और इनके शिंदे जी के लिए कि वो अपनी सरकार को बना अच्छा, उद्धव ठाकरे ने सोचा नहीं होगा कि हम जिससे जुदा हुए उनके साथ ही जो हैं, जो बागी हैं, वो चले जाएंगे। ये उन्होंने कभी कदापि सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथी उनको इस तरह से दगा दे करके चले जाएंगे। बाकी राजनीति है, शामदंड भेद सभी तरीके अपनाए जाते हैं। यही शिंदे हैं जो उससे आज से 2.5 वर्ष पूर्व ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी समीकरण नहीं बन पाएगा, हम उनके साथ नहीं होंगे। और उद्धव ठाकरे ने भी, जैसे कि बाल ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के बारे में एक टिप्पणी कही थी, वो शब्दों का मैं यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी अपना समीकरण बदला और जिसमें उनको अपना हित दिखाई दिया, उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता करके अपनी सरकार बनाई और 2.5 वर्ष तक चलाई सरकार। अब बाकी के 2.5 वर्ष है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे और उनके साथी कितना। अच्छा सर, देखिए वो जो पार्टियां थी वो वैचारिक विरोधी पार्टी थी, एनसीपी हो और कांग्रेस के साथ हो। यहाँ तो विचार एक है ना, हिंदुत्व की लड़ाई लड़कर ही तो आए हैं कहते हुए कि भाई ये तो सुन ही नहीं रहे, हिंदुत्व की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो उद्देश्य उससे भटक रहे हैं। तो ये लग रहा है कि ये गठजोड़ जो है काफी मजबूत है। चल जाना चाहिए, जैसे कि दोनों की विचारधारा तो एक ही हिंदुत्व के लिए, शिवसेना जो बनी थी वो भी हिंदुत्व के लिए बनी थी और भारतीय जनता पार्टी भी उसी विचारधारा को लेके चल रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि काफी अच्छी सरकार चल सकती है। लेकिन जैसा देखिए, जो लोग शिंदे के साथ आए हैं वो कितना संतुष्ट होते हैं। आज विचारधारा से ज्यादा अपना स्वार्थ निहित ज्यादा है। ये सही कहा, क्योंकि हम कई राज्यों का हाल देख चुके हैं सर, कि कैसे सत्ता पलट जाती है। ये आप और हम सभी जानते हैं कि जनता की सेवा के लिए कौन आता है। हाँ। जनता की सेवा करनी है, कहीं पे प्याऊ लगा लीजिए, कहीं पे लंगर लगा लीजिए और समाज सेवा कर लीजिए। ये तो अपनी सेवा के लिए लोग आ रहे हैं, जनता सेवा तो एक नाम होता है। तो देखते हैं, लेट अस सी वेट एंड वॉच। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं पीयूष पंत साहब। ये तो सही बात है, या ये जैसे शर्मा साहब भी कह रहे हैं कि भाई अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। और हाल ही के दिनों में हर राज्य का हाल हमने देखा है कि कहाँ कैसे उलटफेर हो रहे हैं, सत्ता कैसे बदल रही है, कैसे जो बागी हैं वो साथ आ रहे हैं, ये बहुत कुछ तो देख लिया। लेकिन एक और सवाल पंत साहब, ये कि शिंदे को Z कैटेगरी की सुविधा दी गई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये वही है कि देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है उसको जो है कि सुरक्षित हो जाता है, उसको जेड कैटेगरी तुरंत मुहैया करा दी जाती है। ये खास बात है जो है कि, और हालांकि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई खतरा उन पे है नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा कोई काम किया है तो शिव सैनिकों से खतरा हो सकता है उनको। लेकिन उसके लिए जो है कि प्रशासन है, उसके लिए पुलिस है, बहुत लोग हैं। तो ये तरफ से जो है कि एक जेड सुरक्षा दे देना, ये मुझे लगता है कि स्टेट रिसोर्सेज का मिसयूज है। और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अक्सर हमने देखा करती रहती है, जो भी उनके पक्ष में आ जाता है उनको जो है तुरंत जो है ये जेड सुरक्षा मुहैया करा देती है, चाहे उसकी जरूरत हो ना हो। तो ये वही है कि खुश करने की बात है, अपने पक्ष में लेने की बात है। और लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है कि आखिर ये जनता का पैसा है, ये जो भी जेड सुरक्षा मिलती है, जो सुरक्षा है, उस पर जो खर्चा आता है वो जनता का ही पैसा है, जो टैक्स से वसूला जाता है वो।
तो ये किस तरह से जो है कि आप अपने मनमाने ढंग से जो है इस तरह से जो है जिसको चाहे उसको जो है जो आपके पाले में आ गया उसको आपने सुरक्षा प्रदान कर दी गई। तो एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है इज्जत सुरक्षा देना जो है। तो वो ये चीजें जो है कि इसका कम से कम जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पंत मुझे लगता है स्वागत कड़ी सुरक्षा से कर दिया है, आगे देखिए क्या कुछ किसे मिलता है, इसका इंतजार सबको होगा। शेखर कपूर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अब तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई पहले तो मलाई खा ली है, अब यहाँ पर भी मलाई खाएंगे, वो बात तो देखने को होगी। लेकिन एक बात जो शिंदे के गुट के जो केसकर हैं, उन्होंने कहा कि शिवसेना में विहिप मानना पड़ेगा। अब ये बताइए कि इसके कहने के क्या आशय हैं? एक बार आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करें रजनी जी। शिंदे के गुट के केसरकर ने कहा कि शिवसेना में विहिप मानना पड़ेगा, अब इसका आशय क्या निकाले? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपकी बात फिर से रिपीट करें। शिंदे गुट के केसरकर का एक बयान आया था सर, विहिप को लेकर कि विहिप मानना पड़ेगा शिवसेना को, ये कहा था उन्होंने, तो इसके मतलब क्या निकाले? देखिए, मैं आपको कुल मिलाकर ये वर्तमान परिवेश के अंदर मैं स्पष्ट रूप से बात ये कहना चाहूंगा कि नई सरकार आई है, नई सरकार के गठन के साथ में ही जो चीजें इस वक्त सरकार के समक्ष आने वाली हैं और जिनका सामना पूरी तरह से राज्य सरकार को करना है, वो कुल मिलाकर ये है कि बीते हुए पिछले 48 घंटे के दौरान जो उद्धव सरकार ने तड़ातड़ करते हुए सैकड़ों जो डिसीजंस लिए हैं और जो सैकड़ों जो निर्णय लिए हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर पहली जो बीजेपी के सरकार फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, वो उन विषयों को देखेगी कि उन विषयों को कहां से जो है कितना तवज्जो दी जाए, कितना महत्व दिया जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि उस्मानाबाद का नाम बदला गया है, औरंगाबाद का नाम बदला गया है, नवी मुंबई जो है डीवाई पाटिल नाम दिया गया है। तो ये तो चीजें हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो और भी सैकड़ों ऐसे डिसीजन हुए हैं जो कि किस तरीके से लिए गए हैं, उनका अर्थ क्या था और उनका महत्व आने वाले समय में क्या रहेगा, ये बात जो है नई सरकार के सामने प्रमुख रूप से मसले होंगे। इसके अलावा अभी बातचीत के क्रम में ये बात हमको सुनाई पड़ रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का तालमेल कितना होगा, कितना नहीं होगा। तो मैं जहां तक ये मान के चलता हूं कि शिवसेना का ये जो नया गुट जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में है, इसको सबसे पहले तो आने वाले समय में इसको जो सबसे बड़ा सामना करना है संकट का, वो ये है कि ये इसको शिवसेना के रूप में मान्यता विधानसभा के अंदर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या इन्हें अपना एक नया नाम बिल्कुल इनको देना पड़ेगा। दूसरी बात, भाजपा और के साथ में उनका संगठन कितना मजबूती के साथ में काम करता है, मुझे लगता है कि ये लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इनका पुराना जो है आज से 2.5 साल पहले जब चुनाव से पहले सरकार थी, उस समय भी शिवसेना जो है सरकार भाजपा के साथ में सत्ता में थी। तो कुल उनका एक कॉम्बिनेशन तो है, और जो विचारधारा है, जो एक मत है, कहीं ना कहीं से उसका प्रभाव राज्य के विकास में हमको लोगों को दिखाई पड़ेगा। और हमको ये मान के चलना चाहिए कि एक सकारात्मक दृष्टि से जो है राज्य के विकास की दिशा में ये सरकार आ रही है, और दोनों शिवसेना के दोनों गुटों को अब जो है अपने सौहार्द को मजबूत करना चाहिए राज्य के विकास की दिशा में। इसी प्रकार से एनसीपी और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं से जो है क्या नाम है एक अपना सौहार्द कायम करना चाहिए। राज्य का विकास जो है इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो कि पिछले एक हफ्ते से जो कि स्टैंड स्टिल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि राज्य में कोई सरकार ही नहीं है। तो और वास्तव में एक प्रकार के सारे जो है मंत्री जो थे, जो विरोधी गुट के अंदर शामिल होकर कोई गुवाहाटी चला गया, कोई गोवा चला गया। तो कुल मिलाकर इस वक्त राज्य के अंदर पिछले एक सप्ताह से जो हम एक रिक्तता महसूस कर रहे थे और जिसको लेकर तमाम तरह के संशय लग रहे थे, तो उस दिशा के अंदर कहीं ना कहीं से अब जो है इस नई सरकार को जो फडणवीस के लीडरशिप में गठित होने जा रही है, उसको जो है एक मजबूत आधार देना होगा, राज्य के विकास को महत्ता देनी ही होगी। रजनी जी, बिल्कुल, विकास बहुत जरूरी है महाराष्ट्र का। अब इसी के लिए सरकारें बनती है। हालांकि जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए सरकारें बनती है, और उसमें भी कहीं ना कहीं दम है। आशुतोष शर्मा जी, रजनी जी मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। ये स्वार्थ लोकतंत्र के अंदर तो जब तक हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, सरकारें गिरती रहेंगी,
सरकारें आती रहेंगी हाँ। तो ये उसको आप उसको कोई उसको पीयूष जी किसी अपने रूप से देते हैं, राजनीतिक विश्लेषक अपने रूप से अपने तरीके से शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये चलता रहेगा। बस कभी खुल के दिख जाता है और कभी छुप जाता है। हाँ, ये ये बात ठीक कही एकदम आपने। खुल के इनकी जनता कहीं को ही पता विधायक चल जाता है कि चल क्या रहा है, ये कहीं ना कहीं है। ठीक है, आशुतोष जी, अब जैसे कि जी। जिक्र हुआ कि उद्धव जी तो चले गए, लेकिन जाते जाते कैबिनेट की जो आखिरी बैठक हुई उसमें कई शहरों के नाम बदल दिए उन्होंने। उस जी। शिवसेना क्या संदेश देना चाहती थी जाते जाते? ये तो तय था कि भाई हमें कैबिनेट की बैठक लेनी है, कुछ करके जाएं, आखिरी वक्त में चर्चा भी खूब हो और याद भी किया जाए। शिवसेना अपना इम्प्रिंट छोड़ना चाहती थी कि हम जाते जाते दिखा दें कि हम कामयाब हो हिंदुत्व गई? के लिए। देखिए, कामयाब तो नहीं हो पाई, पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश करी उद्धव ठाकरे ने कि शायद जनता को मैं अपने अपने साथियों को कुछ अपनी तरफ ला सकूं, लेकिन वो उसमें पूर्ण रूप से असफल रहे। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ तो लड़ाई स्वार्थ की है, जनता के भलाई के लिए अगर सोचा होता तो इतनी सब नौबत ना आती। एक हफ्ते से जो महाराष्ट्र में सरकार ना के बराबर काम कर रही थी, ये सब किस लिए हुआ? अब लोग मलाई खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका स्वार्थ कितनी हद तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, कितनी सीटें मिल पाती हैं उस ग्रुप को, शिंदे ग्रुप को, ये भी देखना अत्यंत आवश्यक होगा। अच्छा, ये अभी बहुत एक और सवाल मैं आपसे, जैसे कि अभी थोड़ी जी, देर पहले कपूर साहब भी कह रहे थे कि भाई अब शिवसेना उसमें तो चलेगी, क्या विलय होगा, अपने आप को क्या किया जाएगा, ये थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश करिए, क्या ये होगा? देखिए शिंदे जी जो आए हैं 40 से अधिक विधायकों को लेके उन्होंने विलय करा है। 55 में से 40 से अधिक विधायक आने के नाते उसको डिफेक्टो नहीं कहा जाएगा कि पार्टी छोड़ करके गए हैं। वो अपना वर्चस्व अपनी पार्टी को बना के भी रख सकते हैं और चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर सकते हैं, ये उनकी ऑप्शन होगी। मैं समझता हूँ कि शिवसेना की जहाँ तक उन्होंने बात करी कि मैं शिवसेना से अलग नहीं हुआ हूँ और हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छा तो समन्वय क्या करके उद्धव, देखिए ठाकरे परिवार से हमेशा कोई ना कोई रहा है, लेकिन इस बार क्या शिवसेना अलग रहेगी? ये भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हो रहा है। देखिए, लोगों के बीच चर्चा का विषय ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर के चुपचाप अपने राजभवन खाली कर करके चले गए हैं और उद्धव ठाकरे भी मौके की तलाश में कि शायद ये लोग उनके पास वापस आ सके, इसकी की संभावना बहुत कम बन रही है। राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। हर व्यक्ति अपने मौके की अच्छी तलाश में रहता है कि कहाँ उसको फायदा मिल रहा है, तो लोग दल बदलने में कभी देर नहीं लगाते, कभी संकुचित भी नहीं होते। आज की राजनीति को जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ से राजनीति आज से कुछ वर्ष पूर्व की और कुछ पिछले वर्षों में जो राजनीति देख रहा हूँ, लोगों का मानसिकता बदलती जा रही है। पहले कितना एक जो लगाव होता था, एक डेडिकेशन होता था, उस चीज की कमी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक संयुक्त पार्टी होकर के, एकजुट होकर के एक विचारबद्ध तरीके से चल रही है, जिसको देख करके लोगों को ये लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय करने से उनका अच्छा आशुतोष जी, फायदा होगा। उद्धव ठाकरे जी को क्या पछतावा हो रहा होगा कि भाई हमने 25 साल का नाता यूं तोड़ दिया और अब हमसे ही हमें मझधार में छोड़कर चले गए लोग? रजनी जी, देखिए दुख तो होता है जब इतने वर्ष उन्होंने राजसी ठाट फाट भोगे हैं, पिता के समय से अभी तक राज ठाट भोगते रहे हैं और अचानक ही उनको खाली करके जाना पड़ जाए। कल मैं देख रहा था कि वो अपनी कार को स्वयं चला करके ले जा रहे थे, तो मैं उनकी मानसिकता का थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे थे कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। और इसका आपको भी अच्छी तरह से अनुमान हो सकता है कि जिस तरह से आप इतने राजभवन में ठहरे, मुख्यमंत्री आवास में ठहरे, उसके बाद अचानक कि आपको आयास खाली करके जाना पड़े, तो क्या उनके मन पे गुजर रही होगी, ये तो सोच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश भी की थी उन्होंने। पूरी कोशिश हाँ जी, पीयूष पंत यही साहब चाहते थे कि विधायक जो अलग हुए उनके सामने आकर के मना लिया बताएं जाए। कि क्या समस्या है, लेकिन वो नहीं हो पाया। इट वाज नॉट टू बी। अब बीजेपी की सरकार आगे। अब पीयूष पंत साहब, एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच आज जो मुलाकात है, क्या हो सकता है? फाइनल सब कुछ। देखिए रजनी जी, पहली बात तो मैं अभी थोड़ा कपूर साहब एक बात कह रहे थे कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकारें गिरती हैं, बदलती हैं, लेकिन निश्चित रूप से लोकतंत्र में बदलती हैं, लेकिन वो जन मुद्दों पे बदलती हैं। जनता के जो जो मुद्दे हैं उनको लेके, ये नहीं कि जो है आपको कुर्सी के लिए और अपने को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनवाने के लिए या मलाई खाने के लिए जो है आप जो है कि सरकार गिरा दें और दूसरी पार्टी के साथ सरकार बना ले। तो ये मुझे लगता है कि ये एक नया डेवलपमेंट हम देखते हैं। आजकल की सरकारें थैली के बदले जो है खरीद लिए जाते हैं विधायक और सरकार बदल जाती हैं। तो ये लोकतंत्र, असली लोकतंत्र ये नहीं है। लोकतंत्र में बदलती है सरकारें, निश्चित रूप से जनता बदलती है सरकारों को।
या फिर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो जनता के विरोध का होता है, सरकार आगे बढ़ाती है, तो उसमें जो है विधायक उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो विधायक अपने अपने फायदे के लिए जो है सरकार गिरा के दूसरी सरकार बना रहे हैं। ये मुझे कहना था। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए मीटिंग आज एकनाथ शिंदे अकेले आए हैं और बीजेपी विधायक के साथ आए हैं वहां से, गोवा से, और उनकी मीटिंग चल रही। निश्चित रूप से वही उसकी बात हो रही है सरकार बनाने के लिए कि क्या कौन कौन से विभाग मिलेंगे, मलाईदार विभाग उन्हें मिलेंगे कि नहीं एकनाथ शिंदे को। ये तमाम बातें इस संबंध में हो रही होंगी, क्योंकि सरकार बनने में इस खबर आई है कि अभी 2-3 दिन लगेगा। तो वो ये तमाम चीज़ डिस्कस हो रही हैं। और एकनाथ शिंदे ने भी इस तरह की बात कही है कि वो खबरें सही नहीं है कि हमारे तय हो गए कि 8 मंत्री हमारे होंगे या 2 मंत्री इनके होंगे, 10 मंत्री उनके होंगे। ये खबर मीडिया में चल रही थी, लेकिन उन्होंने इसको डिनाई किया है। लेकिन इसी संबंध में बातचीत चल रही होगी कि किस सरकार में जो मंत्रालय है कि उसका बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ गिव एंड टेक भी होगा। अगर जो है शिंदे भाजपा के काम आए हैं, फडणवीस के काम आए हैं सरकार बनाने में, उनको मुख्यमंत्री बनवाने में, तो उसका फायदा जो है कि ये भी शिंदे भी उठाना चाहेंगे। और शिंदे भी इसीलिए अलग हुए हैं, उद्धव ठाकरे को धोखा जो उन्होंने दिया इसीलिए दिया है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनना चाहते थे और कहीं ज्यादा पावरफुल वो होना चाहते थे। उनको लग रहा था कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको उस तरीके से वो एलोकेशन और बजट का नहीं हो रहा है उनके विभागों का। जब एलोकेशन और नहीं हो रहा है तो कमाई कहाँ से होगी। तो निश्चित रूप से ये है, तो ये तमाम इन चीजें पे डिस्कशन चल रहा होगा और उसको लेके चीजें सामने आएंगी और फिर हम देखेंगे सरकार जो है शपथ ग्रहण करेगी। कल परसों तक मुझे लगता है कि सरकार का शपथ ग्रहण होना चाहिए। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में महाभारत तो फिलहाल समाप्त हो गई, लेकिन सत्ता का टेम्परेचर बहुत हाई है। शेखर कपूर साहब, अब जैसे कि शिंदे साहब अकेले ही आए हैं, तो शिंदे अकेले ही मुंबई क्यों आए, ये भी एक सवाल है। क्या अभी भी कोई डर है क्या? नहीं, इसमें कोई डर की बात नहीं है। कुल मिलाकर देखिए, इस राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से जो है इस समय भाजपा के पक्ष में भी है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भी है और सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन हो चुका है। उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे चुके हैं और जो आज जो विधानसभा का विशेष सत्र होना था वो भी जो है अब नहीं होगा और कुल मिलाकर स्थितियां बिल्कुल अनुकूल होने की तरफ बढ़ रही हैं। और अगर वो अकेले आए हैं तो इसका कुल मिलाकर कारण ये है कि अभी सारे लोगों को विधानसभा पहुंचना नहीं है, ना उनको अभी शपथ समारोह का कोई निमंत्रण जो है राज्यपाल की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले तो ये है कि वो लिस्ट अपने फडणवीस के साथ में बैठ के लिस्ट को फाइनल करेंगे और इसके बाद में राज्यपाल के पास में जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और तब राज्यपाल जो है उसके ऊपर निर्णय लेंगे, एक तो, समय निश्चित करेंगे। हाँ, राज्यपाल किसे दे सकते हैं आमंत्रण? फिर ये है, हाँ जी, राज्यपाल किसे दे सकते हैं आमंत्रण? नहीं, जो भाई भाजपा की लीडरशिप में और एकनाथ शिंदे जब जाकर अपना विधायकों के पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे तो उन्हीं को तो निमंत्रण मिलेगा। भाई उन्हीं को तो निमंत्रण मिलेगा। इस समय तो एक कामकाज जो है अस्थायी चीफ मिनिस्टर जो है उद्धव ठाकरे हैं जो कल इस्तीफा दे चुके हैं और राज्यपाल ने उनको तब तक के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का को कहा है जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर आज ये जब औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो इसके बाद में जितने भी विधायक हैं वो सारे बंबई आ जाएंगे और बंबई में पहुंचने से ही निश्चित रूप से, हालांकि थोड़ा सा अभी माहौल गर्म है, तो मुझे जहां तक लगता है कि उस शपथ समारोह में सीधे पहुंचेंगे और शपथ समारोह में पहुंचने के बाद ही जो है वो अपने घरों की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। आशुतोष जी, अब वही सवाल कि कोई डर है क्या? जब अब आपने सुना कि शेखर जी ने कहा कि शपथ ग्रहण होगा तब वो सीधे वहीं पर पहुंचेंगे, अकेले शिंदे का ना। हाँ, रजनी जी, डर स्वाभाविक है। अभी तक जैसी धमकियां दी जा रही थी कि उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, 40 डेड बॉडीज बॉम्बे पहुंचेगी, उनका पोस्टमार्टम होगा, क्या क्या नहीं कहा गया था कुछ दिन पहले तक, आप सभी जानते हैं। अब ठीक है, सर अब वो अपने को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अब पहले वाली बात नहीं, जो धमकियां पहले दी जा रही थी और उन चीज़ों का अब कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी अभी शिंदे जो आए हैं देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे और सीटों का किस तरह से बंटवारा हो रहा है उन सबको लेकर के खबर चर्चाएं हो रही हैं और सत्ता का टेम्परेचर हाई है। इस बीच अब इंतजार सबको है कि आखिर होता क्या है, कब बनती है सरकार, शपथ ग्रहण कब होता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, शेखर साहब, पंत साहब और आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस चर्चा में भाग लिया, हमें थोड़ा सा वक्त आपने हमें दिया। तो सत्ता का टेम्परेचर महाराष्ट्र में आया है, क्या कुछ होता रहता है, ताजा खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इस खास चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।